हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है आपको। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन के लिए। Your audio video is accessible to you। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज हमारा डिस्कशन रहेगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो मॉड्यूल ए के चैप्टर 4 से रिलेटेड है, यूसीपी 600 के ऊपर। यूसीपी 600 लेटर ऑफ क्रेडिट को रिलेट करता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसके बनते हैं वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल सेशन। तो चलें शुरू करते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ यूसीपी 600, यूसीपी के जो आर्टिकल्स हैं उसमें जो आर्टिकल नंबर 2 है उससे रिलेटेड फाइंड ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो हमने उनमें से लोकेट करने हैं ट्रू एंड फॉल्स। Advising bank means bank which advises credit at request of the issuing bank. Applicant means party on whose request credit is issued. Banking day means a day on which a bank is regularly open at the place at which an act subject to these rules is to be performed. Beneficiary means the party in whose favor credit is issued. तो यहाँ पे आर्टिकल 2 ये उसकी रिलेटेड स्टेटमेंट्स है। सो ब्रॉडली दीज आर डेफिनेशंस। हमने बताना है इनमें से कौन कौन सी ट्रू हैं और कौन कौन सी फॉल्स हैं। सो विच आउट ऑफ दीज आर ट्रू। सो ऑल ट्रू, 1 2 3 4 सभी ट्रू हैं, या 1 2 3 ओनली ट्रू हैं, या 1 3 4 ओनली ट्रू हैं, या 1 2 4 ओनली ट्रू हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन में लिख देते हैं ट्रू स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, बिकॉज यहाँ पे हम आंसर ट्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दे रहे होंगे। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें। तो चलिए देख लेते हैं। एडवाइजिंग बैंक मीन्स बैंक विच एडवाइजेज क्रेडिट एट रिक्वेस्ट ऑफ द इशूइंग बैंक। एडवाइस करने वाला बैंक क्रेडिट एडवाइस करता है एट रिक्वेस्ट ऑफ इशूइंग बैंक। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एप्लीकेंट मीन्स द पार्टी ऑन हुज रिक्वेस्ट क्रेडिट इज इशूड। क्रेडिट मीन लेटर ऑफ क्रेडिट। सो जिसकी रिक्वेस्ट के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है वो एप्लीकेंट है। बैंकिंग डे का मीनिंग है ए डे ऑन विच बैंक इज रेगुलरली ओपन एट द प्लेस एट विच एन एक्ट सब्जेक्ट टू दीज रूल्स इज टू बी परफॉर्म्ड। तो ये भी ट्रू हो गया। बेनिफिशियरी मीन्स द पार्टी इन हुज फेवर LC लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड। ये भी करेक्ट हो गया। तो दिस मीन आंसर ए हमारा करेक्ट बनेगा। लेट अस नाउ गो टू स्टेटमेंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। Who framed and modifies UCPDC? UCPDC का फुल फॉर्म क्या है? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका बन गया। यस, एनी आंसर फॉर दिस? UCPDC का फुल फॉर्म, UCPDC का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। अब हम इसको यूसीपी कहते हैं। तो इसको कौन फ्रेम करता है और कौन मॉडिफाई करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड बैंक, या इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो कौन इसको फ्रेम करता है, कौन इसको मॉडिफाई करता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए?
यस, व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? इसको फ्रेम करता है और मॉडिफाई करता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं ICC। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, उसको करने से पहले फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऊपर हम रेगुलरली फ्री डेली क्लास, लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं JIB CIB प्रमोशन एग्जाम के लिए। इन क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, लॉन्ग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस, केस स्टडीज, ऑल दीज थिंग्स हम डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने इनको रेगुलरली ज्वाइन करना शुरू नहीं किया है तो आप इनको शुरू कर सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर आकर। One of the options available to parties to letter of credit to resolve letter of credit dispute is, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए उस डिस्प्यूट को, तो पार्टीज के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? सो दे कैन गो टू इंटरनेशनल जुडिशियल कोर्ट, दे कैन गो फॉर mediation, they can go for international arbitration, they can go for documentary credit dispute resolution expertise। तो उनके पास इनमें से कहाँ जाने का ऑप्शन अवेलेबल है? अगर डिस्प्यूट होता है पार्टीज में लेटर ऑफ क्रेडिट की ट्रांजैक्शन को लेकर के, तो उसे रिजॉल्व करने के लिए इनमें से वो कहाँ जा सकते हैं? So what is the answer to this question? Can they go to international judicial court? No, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट को कहाँ लेके जाएंगे? वो लेके जाएंगे डॉक्स के पास, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्सपर्टीज के पास। तो यहाँ पे वो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। UCP 600 was a major review in the history of uniform rules for documentary credit. It is linear with only how many articles as compared to how many articles in the previous version. So UCPDC को, जिसको अब हम UCP 600 कहते हैं, इसको रिव्यू किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो करंट वर्जन है इसके कितने आर्टिकल्स हैं और इससे पहले का जो वर्जन था UCPDC 500 उसके कितने आर्टिकल्स थे? तो इट वाज 3949, इट वाज 4959, इट वाज 3959, इट वाज 3969। सो हाउ मेनी आर्टिकल्स? क्वेश्चन नंबर 4, UCP 600 के कितने आर्टिकल्स हैं? और इससे पहले UCPDC 500 था, इससे पहले था वो UCPDC था, उसका नाम 500। तो ये एडिशन था। तो कितने आर्टिकल है, ये क्वेश्चन का आंसर हमने प्रोवाइड करना है UCP को लेकर के। यस, एनी आंसर? सो UCP 600 के 39 आर्टिकल्स हैं और इससे पहले जो 500 था उसमें 49 आर्टिकल्स थे। तो दिस मीन ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट बनता है। ए स्टेटमेंट नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू लेटर ऑफ क्रेडिट दैट एक्सप्रेसली स्टेटेड इट इज सब्जेक्ट टू UCP 600। हर एक लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर एक स्टेटमेंट इनकॉर्पोरेट करनी होती है। वो स्टेटमेंट क्या है कि LC जो है सब्जेक्ट टू UCP 600 है। Which article of UCP 600 leaves open the possibility of either party to exclude the application of any part of UCP as long as exclusion is stipulated in the credit? हमने बताना है UCP 600 का वो आर्टिकल जो ये पॉसिबिलिटी को ओपन छोड़ देता है कि कोई भी पार्टी UCP 600 की एप्लीकेशन को एक्सक्लूड कर सकती है। आइदर पार्टी कैन एक्सक्लूड। जब तक
वो क्रेडिट में स्टिपुलेट की जाए। तो क्रेडिट में स्टिपुलेट करके यूसीपी 600 को एक्सक्लूड भी किया जा सकता है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? सो इट इज आर्टिकल 3, इट इज आर्टिकल 2, इट इज आर्टिकल 1 और इट इज आर्टिकल 4। तो जिसमें ये प्रावधान है कि यूसीपी 600 इसको इंक्लूड ना किया जाए। तो नॉर्मली इट इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड, क्योंकि यूसीपी 600 तभी एप्लीकेबल बनता है किसी भी लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर जब उसको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया जाता है इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये जो आर्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं तो है ये आर्टिकल नंबर 1 के अंदर स्टेटेड है। आर्टिकल नंबर 1 के अंदर क्या स्टेटेड है कि एक स्टेटमेंट डाली जाएगी हर लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर कि इसके ऊपर यूसीपी एप्लीकेबल है। हमने बताना है वो आर्टिकल जो एक ओपन पॉसिबिलिटी छोड़ देता है कि कोई भी पार्टी, ईदर पार्टी एक्सक्लूड कर सकती है एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ यूसीपी 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 2 of UCP 600 explicitly defines a credit as any arrangement however named or described that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honor a complying presentation. By virtue of this, what has been excluded? जो UCP 600 का आर्टिकल 2 है वो एक्सप्लिसिटली क्लियरली डिफाइन करता है लेटर ऑफ क्रेडिट को। सो क्रेडिट जितना वर्ड हम यूज कर रहे हैं यूसीपी में लेटर ऑफ क्रेडिट ना मेंशन करके वर्ड क्रेडिट यूज किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी उसका नाम हो या कैसे भी वो डिस्क्राइब करे जो इरेवोकेबल है, जिसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसमें जो अंडरटेकिंग बनती है, प्रॉमिस बनता है, वो एक डेफिनेट प्रॉमिस बन जाता है। It becomes a definite promise of the issuing bank to honor the complying presentation. Complying presentation means जो डॉक्यूमेंट मेंशन्ड है लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर उसको हम कहते हैं कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन। बाय वर्च्यू ऑफ दिस, इस डेफिनेशन के चलते किस चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया है? इरेवोकेबल क्रेडिट्स को, रेवोकेबल क्रेडिट्स को, ट्रांसफरेबल क्रेडिट्स को या स्टैंड बाय क्रेडिट्स को। सो क्रेडिट्स मीन्स लेटर ऑफ क्रेडिट। तो देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? सो जब इसमें इरेवोकेबल को इंक्लूड कर लिया गया है, इरेवोकेबल को, तो रेवोकेबल एलसी इससे आउट हो गया है। तो रेवोकेबल एलसी इससे आउट हो गया, इससे एक्सक्लूड हो गया है, क्योंकि जब हमने इरेवोकेबल लिख दिया तो ये फिर रेवोकेबल नहीं रहा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। According to Article 2 of UCP 600, bank which gives guarantee to the credit upon issuing bank's authorization or request is called। UCP 600 के आर्टिकल 2 के मुताबिक वो बैंक जो गारंटी देता है लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर, किसकी रिक्वेस्ट के ऊपर? जो इश्यू करने वाला बैंक है उसकी अथोराइजेशन या उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर, उस बैंक को हम क्या कहते हैं? लेट मी एक्सप्लेन दिस लिटिल बिट मोर। सो जो बायर है जिसको हम एप्लीकेंट कहते हैं और जो सेलर है जिसको हम बेनिफिशियरी कहते हैं, अगर बेनिफिशियरी रिक्वेस्ट करता है कि उसे अश्योरेंस चाहिए, इशूइंग बैंक को वो बिलीव नहीं करता, कोई और बैंक गारंटी प्रोवाइड करे इशूइंग बैंक की कि इशूइंग बैंक पेमेंट करेगा, और अगर इशूइंग बैंक पेमेंट नहीं करता तो फिर पेमेंट गारंटी देने वाला बैंक करेगा। तो इस प्रकार के लेटर ऑफ क्रेडिट को
इस प्रकार के गारंटी देने वाले बैंक को हम क्या कहते हैं? कन्फर्मिंग बैंक कहते हैं, एडवाइजिंग बैंक कहते हैं, इशूइंग बैंक कहते हैं या नेगोशिएटिंग बैंक कहते हैं। तो कौन सा बैंक कहा जाता है? विच बैंक इट इज कॉल्ड? कन्फर्मिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, इशूइंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक। इसको हम कहते हैं कन्फर्मिंग बैंक। सो कन्फर्मिंग बैंक क्या करता है? गारंटी प्रोवाइड करता है। सो एक्चुअली उसको गारंटी प्रोवाइड करना नहीं कहते, उसको एडिंग कन्फर्मेशन कहते हैं। एडिंग कन्फर्मेशन। तो गारंटी देने वाला बैंक जो कन्फर्मिंग बैंक है वो कन्फर्मेशन ऐड करता है, और कन्फर्मेशन ऐड करने का मीनिंग है कि वो इशूइंग बैंक की गारंटी दे रहा होता है कि अगर पेमेंट इशूइंग बैंक ने नहीं किया तो पेमेंट कन्फर्मिंग बैंक करेगा। और ये गारंटी किसकी रिक्वेस्ट के ऊपर है? ये रिक्वेस्ट है इशूइंग बैंक की रिक्वेस्ट के ऊपर या उसकी ऑथराइजेशन के रिक्वेस्ट के ऊपर बेसिस। सो आई होप यहाँ तक हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Uniform Customs and Practices for Documentary Credits UCPDC was first framed in and latest UCP 600 is effective from। तो UCPDC जो पहले UCPDC नाम से जाना जाता था और अब हम उसको UCP कहते हैं, तो फर्स्ट टाइम वो कब फ्रेम हुआ और जो करंट एडिशन है वो कौन सी डेट से इफेक्टिव है? 1953 में फर्स्ट टाइम फ्रेम हुआ, 172007 से ये इफेक्टिव है। या देखिए इनमें से किस डेट से वो इफेक्टिव है और कौन से साल में वो पहली बार फ्रेम किया गया। यूसीपीडीसी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वर्ल्ड ओवर इसको यूज किया जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। लेटर ऑफ क्रेडिट को डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी कहते हैं। यस, हमने बतानी है फर्स्ट टाइम कब वो फ्रेम हुआ और करंटली कौन सा एडिशन 600 है, कौन सी डेट से एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 8 रिकॉल करिए थोड़ा सा। सो फर्स्ट टाइम इसको बनाया गया 1933 के अंदर। तो दिस मीन ईदर दिस आंसर इज देयर और दिस आंसर देयर। और इसको लागू किया गया 1/7/2007 से। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द परचेज बाय नॉमिनेटेड बैंक ऑफ ड्राफ्ट्स ड्रॉन ऑन ए बैंक अदर देन ए नॉमिनेटेड बैंक। सो परचेज ऑफ ड्राफ्ट्स, सो ड्राफ्ट्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट में ड्रॉ किए जाते हैं। एंड और डॉक्यूमेंट्स अंडर ए कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन। कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन मीन्स वो डॉक्यूमेंट जो लेटर ऑफ क्रेडिट में सबमिट किए गए बाय एडवांसिंग और एग्रीइंग टू एडवांस फंड्स टू बेनिफिशियरी ऑन और बिहाफ ऑफ ऑन और बिफोर बैंकिंग डे ऑन विच रीइंबर्समेंट इज ड्यू टू द नॉमिनेटेड बैंक इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या प्रोसेस है? जब नॉमिनेटेड बैंक डॉक्यूमेंट्स को परचेज करता है या नेगोशिएट कर लेता है और फिर वो मनी एडवांस दे देता है या एग्री कर देता है कि वो एडवांस करेगा बेनिफिशियरी को ऑन और बिफोर बैंकिंग डे ऑन विच रीइंबर्समेंट इज ड्यू। सो जब उसकी ड्यू डेट आएगी उससे पहले ये पैसा पे किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नेगोशिएशन का प्रोसेस, रीइंबर्समेंट का प्रोसेस, डिस्काउंटिंग का प्रोसेस या एक्सेप्टेंस का प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यानी नॉमिनेटेड बैंक के द्वारा डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट पेमेंट कर देना बेनिफिशियरी को, वो भी ड्यू डेट आने से पहले। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेगोशिएशन का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। सो नेगोशिएशन मीन्स
जो नॉमिनेटेड बैंक है वो बेनिफिशियरी को पैसा पे करता है अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स जो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर मेंशन्ड है, और फिर वो पेमेंट क्लेम कर लेता है फ्रॉम द इशूइंग बैंक। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ यूसीपी फाइंड ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आर्टिकल 3 के ऊपर बेस्ड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमने उनमें लोकेट करनी है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। A credit is irrevocable even if there is no indication to that effect. A document may be signed by handwriting, facsimile signatures, perforated signatures, stamp, symbol, or any other mechanical or electronic method of authentication. A requirement for a document to be legalized, vised, certified, or similar will be satisfied by any signature, mark, stamp, or label on the document which appears to satisfy that requirement. Branches of a bank in different countries are considered to be same bank. तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं आर्टिकल 3 यूसीपी की। हमने बतानी है इनमें कौन कौन सी ट्रू हैं, कौन कौन सी फॉल्स हैं। रादर हम इसको इस प्रकार से लें, जो आंसर में प्रोवाइड किया है हम बताएं कि ट्रू कौन कौन सी हैं। सो फॉल्स को इसमें से हम डिलीट कर दें, क्योंकि जो ऑप्शन दी हैं वो ट्रू के बेसिस के ऊपर बनाई गई हैं। तो इनमें कौन कौन सी ऑप्शन ट्रू हैं? ऑल द 4 ट्रू है, 1 2 3 ओनली ट्रू है, 1 3 4 ओनली ट्रू है, या 1 2 4 ओनली ट्रू है। तो देखिए कौन कौन सी ऑप्शंस हमारी इसमें स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स है। दोबारा से पढ़ लीजिए इसको और फिर आंसर प्रोवाइड करें। तो इसमें हम केवल क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे, हम यूसीपी को भी अच्छी प्रकार से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यानी उसकी जो बारीकियां हैं, जो पेपर में आपकी रिक्वायरमेंट रहती है उन बारीकियों को भी हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें फॉल्स ट्रू है। लेटर ऑफ क्रेडिट इज इरेवोकेबल इवन इफ देर इज नो इंडिकेशन टू दैट इफेक्ट। एलसी के ऊपर अगर ना लिखा जाए इरेवोकेबल, तब भी उसको इरेवोकेबल ही माना जाएगा। दिस इज करेक्ट। ए डॉक्यूमेंट में बी साइंड, डॉक्यूमेंट को साइन कैसे किया जाएगा? हैंड राइटिंग के साथ, फैसिमल सिग्नेचर के साथ, परफोरेटेड सिग्नेचर के साथ, स्टैंप के साथ, सिंबल के साथ, या कोई भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेथड के साथ जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जा सके। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रिक्वायरमेंट फॉर ए डॉक्यूमेंट टू बी लीगलाइज्ड, अगर डॉक्यूमेंट को लीगलाइज करना है, विजाइड करना है, या सर्टिफाई करना है, या सेटिस्फाई करना है, तो वो कैसे किया जाएगा? सिग्नेचर के साथ, मार्क के साथ, स्टैंप के साथ, लेबल के साथ ऑन द डॉक्यूमेंट, जो अपीयर होता है कि वो सेटिस्फाइंग रिक्वायरमेंट है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्रांचेस ऑफ ए बैंक इन डिफरेंट कंट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी सेम बैंक। नो, दे आर कंसिडर्ड टू बी ए डिफरेंट बैंक। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो दैट मीन आवर ऑप्शन आंसर बन जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। According to Article 9 of UCP 600, by advising the credit or amendment, the advising bank signifies that it has satisfied itself as to of credit, as to apparent validity, as to authenticity, as to apparent authenticity, or as to correctness of the letter of credit or amendment that advice accurately reflect the terms and conditions of the credit or amendment received। आर्टिकल 9 क्या स्टिपुलेट करता है कि जो एडवाइजिंग बैंक है, जिसने एलसी को एडवाइस किया या अमेंडमेंट को एडवाइस किया, तो एडवाइजिंग बैंक सिग्निफाई करता है एडवाइज करके कि इसने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया है। किसके बारे में? इनमें से किसी एक के बारे में, लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर। तो हमने बताना है इनमें से किसके बारे में उसने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया। एपरेंट वैलिडिटी के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए,
एपेरेंट ऑथेंटिसिटी के लिए या करेक्टनेस के लिए, तभी वो लेटर ऑफ क्रेडिट को बेनिफिशियरी को एडवाइज करता है। सो व्हाट इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11? सो इट इज एपेरेंट ऑथेंटिसिटी। एपेरेंट ऑथेंटिसिटी के लिए उसने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया है, यानी एडवाइजिंग बैंक सेटिस्फाइड है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट उसको रिसीव हुआ बाय द इशूइंग बैंक, तो वो ऑथेंटिक लेटर ऑफ क्रेडिट है, तो अपेरेंटली वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ यूसीपी 600, द टर्म्स सेकेंड हाफ ऑफ ए मंथ shall be construed as which period, all dates inclusive। तो जो आर्टिकल 3 है यूसीपी का, जब सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ टर्म यूज की जाती है तो इसका मीनिंग क्या माना जाता है, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है? 15th से लास्ट डे, 16th से एंड तक, 16th से लास्ट डे, या 15th से लेके एंड तक। तो सेकेंड हाफ का मीनिंग क्या निकाला जाता है, तो ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है, और ये हमारे ऑप्शंस हैं, और ये आर्टिकल 3 यूसीपी में डिफाइंड है कि जब टर्म सेकेंड हाफ यूज किया जाएगा तो क्या डेट्स रहेंगी, फर्स्ट हाफ यूज किया जाएगा तो क्या डेट रहेगी, और सारी डेट उसमें इंक्लूसिव होंगी। सेकेंड हाफ का मतलब है 16th डे से लेके लास्ट डे ऑफ द मंथ, एंड फर्स्ट से लेकर के 15th डे का मीनिंग है फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे आंसर सेकेंड हाफ के लिए है, तो दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें आंसर बनता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ यूसीपी 600, टर्म मिडल ऑफ द मंथ, ये मिडल ऑफ द मंथ का मीनिंग क्या बनता है? अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में लास्ट हाफ का मीनिंग, अब हम बताएंगे मिडल का मीनिंग क्या है। 12th डे से लेके 21st डे, 10th डे से लेके 20th डे, सॉरी 11th डे से लेके 20th डे, 11th से लेके 21st डे, या 10th से लेके 21st डे, 20th डे, तो कौन सा डेट इंक्लूड होगी मिडल के अंदर? तो ये डेफिनेशन भी हमें मिलेगा आर्टिकल 3 के अंदर। मिडल का मीनिंग क्या है? सो मिडल का मीनिंग है 11th डे से लेकर के 20th डे तक। बिगिनिंग का मीनिंग होता है फर्स्ट डे से लेके 10th डे का। एंड ऑफ द डे का मीनिंग होता है 21st डे से लेकर के लास्ट डे ऑफ द मंथ तक। ये तीन टर्म्स वहां पे डिफाइंड हैं। बिगिनिंग मीन्स फर्स्ट टू 10th डे, मिडल मीन्स 11th टू 20th डे, एंड मीन्स 21st टू लास्ट डे। और ये सारे क्वेश्चन बार बार बराबर पूछे जा चुके हैं, और आगे भी इनके हमेशा पूछे जाने की बहुत पॉसिबिलिटी है, इसीलिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बताया गया है। Banks deal with documents and not with goods and services or performance to which documents may relate. These provisions are of article which number of UCP 600. So banks जब डील करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर, वो डील करते हैं डॉक्यूमेंट के साथ। बैंक गुड्स एंड सर्विसेज या परफॉर्मेंसेस के साथ डील नहीं करते, हालांकि वो गुड्स सर्विस परफॉर्मेंस वो डॉक्यूमेंट को ही रिलेट करते हैं। तो ये प्रोविजन किसका है, आर्टिकल नंबर कौन सा है? तो ये है आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 7 या आर्टिकल नंबर 9। तो हमने बताना है ये आर्टिकल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द आंसर? यस, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की। So this is article number 5.
यूसीपी के आर्टिकल नंबर 5 के अंदर ये मेंशन है कि बैंक से जब एलसी में डीलिंग्स करेंगे वो एलसी के अंदर केवल डॉक्यूमेंट के साथ डील करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ वो डील नहीं करते। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को कवर करें, एक अक्सर क्वेरी आती है स्टूडेंट्स की, इफ फ्री लाइव क्लास एट यूट्यूब एनफ टू पास द एग्जाम। सो यूट्यूब के ऊपर ये जो फ्री क्लास कंडक्ट होती है, क्या ये काफ़ी है एग्जाम को पास करने के लिए? फ्रेंड, आंसर है नो, इट इज़ नॉट एनफ, क्योंकि इस क्लास में हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। हाँ, ये क्लास आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत यूज़फुल है, इसीलिए इसको कभी भी मिस मत करें। पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस को ज़रूर कवर करना चाहिए, और फुल सिलेबस अगर आप कवरेज कर रहे हैं IIBF की बुक से, तो स्टूडेंट जो फीडबैक देते हैं इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बुक्स में जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है, सेंटेंसेस बनाए गए हैं, टेक्स्ट है, उनको अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्ट लगता है, इसीलिए वो बार बार उसको पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं। इसके चलते लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें गिवन है एट एंड ऑफ एवरी चैप्टर, लेकिन बहुत थोड़े हैं, नॉट एनफ टू पास द एग्जाम। केस स्टडीज जो इम्पॉर्टेंट होती हैं एग्जाम को पास करने के लिए, वो तो वर्चुअली ना के बराबर मिलती हैं इन बुक्स के अंदर। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स में जब हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे इवन इन क्वेश्चन में भी एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो हम उसको आसान करके एक्सप्लेन करते हैं, जिसको आप बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर जाते हैं, और उसके चलते आपका बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाता है, और दोनों का रिजल्ट होता है कि आप फुल सिलेबस को आसानी से कवर कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चन से आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारे केस स्टडी पैकेज के अंदर आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाएंगी विद सॉल्यूशंस, तो आपका केस स्टडी वाला इशू भी सॉल्व हो जाता है, और इन सभी के चलते आपकी पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत इंक्रीज़ कर जाती हैं। अब ये अवेलेबल कहाँ पे है? सो इट इज़ अवेलेबल थ्रू आवर वेबसाइट। तो हमारी वेबसाइट को लॉगिन कर लें, उसके कोर्स पेज में चले जाएं, तो वहाँ पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारी ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनको यूज़ करिए, इनका बेनिफिट लीजिए, और अपने पास होने की पॉसिबिलिटीज़ को इम्प्रूव करिए। तो चलें, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 ऑफ UCPD 600, अंडरटेकिंग ऑफ ए बैंक टू ऑनर, to negotiate or to fulfill any other obligation under letter of credit is not subject to objections or dispute by the applicant, claims or defenses by the applicant, disputes or disagreements by the beneficiary, objections or claims by the issuing bank, resulting from its relationship with the issuing bank or the beneficiary। जो आर्टिकल नंबर 4 है, वो जो अंडरटेकिंग बैंक का है, मीन्स इशूइंग बैंक ऑनर करेगा, नेगोशिएट करेगा, या कोई भी ऑब्लिगेशन जो उसने लेटर ऑफ क्रेडिट में ली है उसको फुलफिल करेगा, एंड दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी ऑफ दीज। सो हमने बताना है इनमें से कौन सा एप्लीकेबल नहीं होगा, इज नॉट सब्जेक्ट टू, which result from its relationship with issuing bank or the beneficiary। यानी एप्लीकेंट या बेनिफिशियरी लेटर ऑफ क्रेडिट में जो रिलेशनशिप बना है उसके चलते हुए इनमें से क्या नहीं कर सकता? वो ऑब्जेक्शन या डिस्प्यूट रेज नहीं कर सकता, क्लेम या डिफेंस नहीं कर सकता, डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट नहीं कर सकता, ऑब्जेक्शन और क्लेम नहीं कर सकता। इनमें से कौन सा है जो इसको नहीं कर सकता? सो दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। सो जो एप्लीकेंट है वो किसी प्रकार का क्लेम, किसी प्रकार का डिफेंस नहीं क्लेम कर सकता, ऑप्शन बी।
सो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है जिसमें प्रॉमिस करता है इशू करने वाला बैंक के वो ऑनर करेगा डॉक्यूमेंट्स को, नेगोशिएट करेगा डॉक्यूमेंट को, या कोई भी ऑब्लिगेशन उसकी है लेटर ऑफ क्रेडिट में उसको फुलफिल करेगा। लेकिन उसमें क्या कवर्ड नहीं है, कोई क्लेम या कोई डिफेंस अगर एप्लीकेंट करता है तो वो उसमें एप्लीकेबल नहीं बनेगा, वो उसका पार्ट नहीं है। एज पर आर्टिकल 6 ऑफ UCPC, a letter of credit must state an expiry date for negotiation. An expiry date stated for honor or negotiation will be deemed to be an expiry date for honor. तो हमने बताना है इनमें कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन बनते हैं। आर्टिकल 6 क्या कहता है, लेटर ऑफ क्रेडिट को बताना चाहिए कि एक्सपायरी डेट नेगोशिएशन की क्या रहेगी या प्रेजेंटेशन की क्या रहेगी। एन एक्सपायरी डेट स्टेटेड फॉर ऑनर और फॉर नेगोशिएशन विल बी डीम्ड टू बी एन एक्सपायरी डेट फॉर ऑनर, फॉर नेगोशिएशन, फॉर पेमेंट या फॉर प्रेजेंटेशन। तो हमने बताना है ये आंसर। ये जो एक्सपायरी डेट्स रहेंगी वो किसके लिए रहेंगी, नेगोशिएशन के लिए रहेंगी, ऑनर के लिए रहेंगी, प्रेजेंटेशन के लिए रहेंगी, किसके लिए रहेंगी वो डेट्स। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू आंसर, ये हमने आंसर प्रोवाइड करना है। सो एक्सपायरी डेट फॉर प्रेजेंटेशन, ये हर एक लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन करना होगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कौन सी डेट तक प्रेजेंट करने होंगे। तो यहाँ पे तो वर्ड आ जाएगा प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन हमारे पास यहाँ पे 3 है, इनमें से क्या आएगा। एन एक्सपायरी डेट स्टेटेड फॉर ऑनर और नेगोशिएशन विल बी डीम्ड टू बी एन एक्सपायरी डेट फॉर, अगर एक्सपायरी डेट बताई जाती है ऑनर या नेगोशिएशन के लिए तो फिर उसको भी हम प्रेजेंटेशन की डेट ही मानेंगे। तो इसमें दोनों ही हमारे आंसर प्रेजेंटेशन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इफ स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड टू द नॉमिनेटेड बैंक एंड दे कंस्टिट्यूट कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन्ड हैं अगर नॉमिनेटेड बैंक के पास वो डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाते हैं और उससे कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन बनता है, यानी LC में जो कंडीशन है वो पूरी हो रही हैं, वो बन जाती हैं, तो उस केस में जो इश्यूइंग बैंक है या कन्फर्मिंग बैंक है या नॉमिनेटेड बैंक है या बेनिफिशियरी है, उनको वो डॉक्यूमेंट नेगोशिएट करने होंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7 ऑफ UCP। सो UCP का जो आर्टिकल 7 है वो क्या कहता है, अगर स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाते हैं नॉमिनेटेड बैंक को तो वो एक कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन बनता है अगर, तो फिर ये पेमेंट किसको करनी होगी, हु मस्ट ऑनर द डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स को कौन ऑनर करेगा। सो इश्यूइंग बैंक इनको ऑनर करेगा, कन्फर्मिंग बैंक इनको ऑनर करेगा, नॉमिनेटेड बैंक इनको ऑनर करेगा। सो बेनिफिशियरी का तो कोई क्वेश्चन नहीं कि वो ऑनर करेगा, बेनिफिशियरी को तो पेमेंट चाहिए, तो दिस इज आउट। तो हमने बताना है इनमें से कौन सा बैंक अल्टीमेटली उन डॉक्यूमेंट को ऑनर करेगा। ऑनर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहता है लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर, तो वो रहता है इश्यूइंग बैंक का। तो इश्यूइंग बैंक उनको ऑनर करेगा, मीन्स उसका पेमेंट करेगा। कब, अगर नॉमिनेटेड बैंक को लगता है कि उसको डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू लेटर ऑफ क्रेडिट जो मिले हैं वो कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन प्रूव करते हैं। और कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन पहले ही मैंने कहा है क्या होता है, कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन मीन्स प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो LC की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। एन इशूइंग बैंक अंडरटेक्स टू reimburse a nominated bank which has honored or negotiated a complying presentation and forwarded the document to issuing bank। इश्यूइंग बैंक की ये जिम्मेदारी है, उसका जो प्रॉमिस है, अंडरटेकिंग है उसकी, कि वो रीइंबर्समेंट देगा किसको, नॉमिनेटेड बैंक को, जिसने डॉक्यूमेंट को ऑनर किया है या नेगोशिएट किया है कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन मिलने के बाद और उनको फॉरवर्ड कर दिया है इश्यूइंग बैंक को।
An issuing bank's undertaking to reimburse a nominated bank is contingent, correlated, सप्लीमेंट्री या इंडिपेंडेंट। तो जो इश्यूइंग बैंक की अंडरटेकिंग है पैसा पे करने की नॉमिनेटेड बैंक को, तो इनमें से वो क्या है, और ये अंडरटेकिंग उसकी जो बेनिफिशियरी को अंडरटेकिंग दी है उससे रिलेटेड है। तो इश्यूइंग बैंक की दो प्रकार की अंडरटेकिंग्स हैं, एक नॉमिनेटेड बैंक को रीइंबर्समेंट देना, दूसरे बेनिफिशियरी को पेमेंट देना। तो ये अलग अलग अंडरटेकिंग्स हैं। तो हमने बताना ये अंडरटेकिंग्स आपस में कंटिंजेंट हैं, आपस में कोरिलेटेड हैं, आपस में सप्लीमेंट्री हैं या आपस में इंडिपेंडेंट हैं। तो ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में दो अंडरटेकिंग्स रहती हैं, एक नॉमिनेटेड बैंक ने पैसा दे दिया तो उसको रीइंबर्स करने की, एक बेनिफिशियरी को पैसा पे करने की। क्वेश्चन नंबर 19, एक कन्फर्मिंग बैंक अंडरटेक्स टू रीइंबर्समेंट अनदर एडवाइजिंग बैंक, नॉमिनेटेड बैंक, इश्यूइंग बैंक या कन्फर्मिंग बैंक। एक कन्फर्मिंग बैंक अंडरटेक्स टू रीइंबर्समेंट अनदर, तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स हमने यहाँ पे करना है। सो दैट हैज़ ऑनर्ड द कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन, जिसने पैसा दे दिया है एलसी के डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, एंड फॉरवर्डेड द डॉक्यूमेंट टू द कन्फर्मिंग बैंक अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल। तो कौन सा आर्टिकल है यूसीपी 600 का जिसमें ये इम्प्लीकेशन है जिसकी। सो कन्फर्मिंग बैंक अंडरटेक करता है कि वो रीइंबर्समेंट करेगा किसको, एडवाइजिंग बैंक को, नॉमिनेटेड बैंक को, इश्यूइंग बैंक को या कन्फर्मिंग बैंक को। फ्रेंड ये रिक्वायरमेंट है सेक्शन आर्टिकल 8 का, सेक्शन नहीं आर्टिकल 8 का। और आर्टिकल 8 में तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो रीइंबर्समेंट वो किसको करेगा, वो बैंक जो ऑनर कर चुका है एक कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन को। और ऑनर कौन करता है, ऑनर करता है नॉमिनेटेड बैंक, क्योंकि बेनिफिशियरी डॉक्यूमेंट किसको प्रेजेंट करता है, वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है नॉमिनेटेड बैंक को। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इफ ए बैंक इज ऑथोराइज्ड और रिक्वेस्टेड बाय इश्यूइंग बैंक टू कंफर्म ए क्रेडिट बट नॉट प्रिपेयर टू डू सो, व्हाट इट शुड डू। अगर इश्यू करने वाला बैंक रिक्वेस्ट करता है एक बैंक को कि भाई आप मेरी गारंटी दे दो, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट को कंफर्म कर दो, लेकिन वो बैंक प्रिपेयर्ड नहीं है ऐसा करने के लिए, तो उस बैंक को क्या करना चाहिए। सो बैंक ए ने बैंक बी को रिक्वेस्ट किया कि मेरे इस लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर आप अपनी कंफर्मेशन ऐड कर दो। बैंक बी कहता है भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो इस केस में बैंक बी को क्या करना होगा। इट मस्ट कन्फर्म द क्रेडिट इमीडिएटली, इट मस्ट इन्फॉर्म बेनिफिशियरी विदाउट डिले, इट मस्ट इन्फॉर्म इश्यूइंग बैंक विदाउट डिले एंड मे एडवाइज क्रेडिट विदाउट कन्फर्मेशन, इट मस्ट रिजेक्ट द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इनमें से क्या करना होगा उस बैंक को जिसको रिक्वेस्ट किया है कंफर्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो अगर बैंक बी एग्री नहीं करता कि वो कंफर्म करेगा, तो उस केस में इसको क्या करना होगा, तो ये तुरंत बैंक ए को जिसने रिक्वेस्ट किया उसको इन्फॉर्म करेगा। और साथ में अगर ये एडवाइजिंग बैंक भी है, क्योंकि ये बैंक एडवाइजिंग बैंक भी हो सकता है, अगर ये एडवाइजिंग बैंक भी है तो ये एडवाइज कर देगा उस क्रेडिट को विदाउट कन्फर्मेशन टू द बेनिफिशियरी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6 ऑफ यूसीपी। कुछ स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे गिवन होंगी, हमने उनमें से आइडेंटिफाई करनी होंगी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और फॉल्स हैं।
A credit must state the bank with which it is available or whether it is available with any bank. A credit available with the nominated bank is also available with the advising bank. A credit must state whether it is available by sight payment, deferred payment, or acceptance or negotiation. A credit must not be issued available by a draft drawn on the applicant. तो ये 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, हमने बतानी है इनमें स्टेटमेंट कौन कौन सी ट्रू हैं। तो इसमें फॉल्स वर्ड को हम हटा देते हैं, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बाकी अपने आप ही फॉल्स रह जाएंगी। 1 2 3 4 सारी की सारी, 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 1 2 4 ओनली। हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें अवेलेबल हैं। सो ए क्रेडिट मस्ट स्टेट द बैंक विद विच इट इज़ अवेलेबल। हर एक एलसी में लिखा जाएगा कि ये किस बैंक के साथ अवेलेबल होगा या ये किसी भी बैंक के साथ अवेलेबल होगा। तो यस, दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। ए क्रेडिट अवेलेबल विद द नॉमिनेटेड बैंक इज ऑल्सो अवेलेबल विद एडवाइजिंग बैंक। तो अगर उसमें लिख दिया कि नॉमिनेटेड बैंक है तो फिर उस केस में ये क्रेडिट किसी भी और बैंक को अवेलेबल नहीं होगा। तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए क्रेडिट मस्ट स्टेट वेदर इट इज अवेलेबल बाय साइट पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट, एक्सेप्टेंस और नेगोशिएशन। तो हर एक एलसी में मेंशन किया जाएगा कि ये साइट पेमेंट के तौर के ऊपर अवेलेबल है, या डेफर्ड पेमेंट के तौर के ऊपर अवेलेबल है, या एक्सेप्टेंस क्रेडिट के तौर के ऊपर अवेलेबल है, या नेगोशिएशन के तौर के ऊपर अवेलेबल है। तो ये हर एलसी में मेंशन करना होगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ए क्रेडिट मस्ट नॉट बी इशूड अवेलेबल बाय ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन द एप्लीकेंट। तो जो ड्राफ्ट ड्रॉ किया जाएगा वो एप्लीकेंट के ऊपर नहीं, वो इशूइंग बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जाएगा। सो ए क्रेडिट मस्ट नॉट बी इशूड, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट बन गई। तो क्योंकि एप्लीकेंट के ऊपर ये ड्राफ्ट ड्रॉ नहीं किया जाता, ये इशूइंग बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। तो स्टेटमेंट हमारे बने नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 करेक्ट। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन गया। अंडर आर्टिकल 9 of UCP 600, a bank utilizing services of an advising bank or second advising bank to advise the creditor must use same bank to advise any amendment, different bank to advise any amendment, alternate bank और ओरिजिनल बैंक। सो आर्टिकल 9 क्या कहता है? ए बैंक यूटिलाइजिंग सर्विसेज ऑफ एन एडवाइजिंग बैंक और सेकंड एडवाइजिंग बैंक टू एडवाइज ए क्रेडिट मस्ट यूज विच बैंक टू एडवाइज एनी अमेंडमेंट। सो देयर इज इशूइंग बैंक, इसने यूज किया बैंक ए की सर्विसेज को टू एडवाइज द क्रेडिट। सब्सिक्वेंटली कोई अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट को एडवाइज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेंडमेंट को एडवाइज करने के लिए सेम बैंक होना चाहिए, या ये डिफरेंट बैंक हो सकता है, या ये ऑल्टरनेटिव बैंक हो सकता है, या केवल ये ओरिजिनल बैंक होगा। सो इट मस्ट बी सेम बैंक। यूसीपी आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर एक लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक ए ने एडवाइज किया है तो बैंक ए ही उसकी अमेंडमेंट को एडवाइज करेगा। तो उसके लिए बैंक बी की सर्विसेज को इशू करने वाला बैंक नहीं ले सकता। इफ ए बैंक इज रिक्वेस्टेड टू एडवाइज ए क्रेडिट और अमेंडमेंट बट इट इलेक्ट्स नॉट टू डू सो, अगर इशूइंग बैंक ने रिक्वेस्ट किया बैंक ए को कि भाई ये लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइज कर दो या ये अमेंडमेंट को एडवाइज कर दो, लेकिन it elects not to do so, it must so inform without delay the bank from which the credit, amendment or advice has been received. So this is provision of which article of UCP 600. तो अगर एडवाइज करने के लिए या अमेंडमेंट को एडवाइज करने के लिए किसी बैंक को रिक्वेस्ट किया गया और वो बैंक कहता है कि भाई मैं तो एडवाइज नहीं करूँगा, और वो इन्फॉर्म भी कर देता है बैंक को, इशूइंग बैंक को, तो ये प्रोविजन किस आर्टिकल के हैं? तो ये प्रोविजन है आर्टिकल 6 के,
आर्टिकल 8 के, आर्टिकल 10 के या आर्टिकल 9 के। तो दीज प्रोविजंस रिलेट टू विच आर्टिकल, किस आर्टिकल के ये प्रोविजंस हैं? ये प्रोविजंस हैं आर्टिकल नंबर 9 के। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? अगर इशू करने वाला बैंक ए को रिक्वेस्ट करता है कि वे आप एलसी को एडवाइस कर दो या अमेंडमेंट को एडवाइस कर दो, और बैंक ए मना कर देता है, तो बैंक ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा इशूइंग बैंक को कि भी मैं ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हूं। Sorry friends, question number 24. According to provisions of Article 10 of UCP, a credit can neither be amended nor cancelled without agreement of letter of credit. आर्टिकल नंबर सेक्शन 10 के मुताबिक उसको ना तो अमेंड किया जा सकता है ना कैंसिल किया जा सकता है, इनमें से किस किस पार्टी की कंसेंट के बगैर। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो सभी पार्टीज, ये 4 पार्टीज बताए गए, इशूइंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक, बेनिफिशियरी और नॉमिनेटेड, इनकी परमिशन के बगैर या इनमें से किस किस की परमिशन के बगैर। इस क्वेश्चन का आंसर हमने प्रोवाइड करना है फॉर क्वेश्चन नंबर 24। सो देखें इनमें कौन कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट बनती है। किसी भी लेटर ऑफ क्रेडिट को अगर कैंसिल करना है या अमेंड करना है तो इनमें से किन किन का एग्रीमेंट चाहिए, तो किन के एग्रीमेंट के बगैर ये अमेंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इररेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट की। इशूइंग बैंक, उसकी परमिशन चाहिए, यस। अगर उसमें कोई कन्फर्मिंग बैंक है तो उसकी परमिशन चाहिए, यस। बेनिफिशियरी की परमिशन तो चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज द पार्टी जो अफेक्ट हो रही है। नॉमिनेटेड बैंक, इसकी परमिशन की जरूरत नहीं है। तो किन 3 पार्टीज की परमिशन चाहिए? इशूइंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक एंड बेनिफिशियरी। तो दैट मीन ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट बनता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 25। Article 10 of UCP 600 provides that the terms and conditions of the original letter of credit will remain in force for the beneficiary until beneficiary communicates its acceptance of the amendment to which bank। तो जो आर्टिकल 10 है UCP 600 का, इसमें क्या प्रोविजंस हैं? प्रोविजंस हैं कि जो ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो वो बेनिफिशियरी के लिए इनफोर्स रहेंगी जब तक बेनिफिशियरी कम्युनिकेट नहीं करता कि उसका जो एक्सेप्टेंस है अमेंडमेंट का, तो किस बैंक को वो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इशूइंग बैंक को प्रोवाइड करेगा, कन्फर्मिंग बैंक को ये प्रोवाइड करेगा, नॉमिनेटेड बैंक को प्रोवाइड करेगा या एडवाइजिंग बैंक को प्रोवाइड करेगा। तो जो उसकी एक्सेप्टेंस अगर वो नहीं करता है तो वो एक्सेप्टेंस के बारे में जो नो है उसका वो किसको कन्वे करेगा? उसी बैंक को कन्वे करेगा जिस बैंक ने उसको वो क्रेडिट एडवाइज किया है। तो इट इज एडवाइजिंग बैंक। तो एडवाइजिंग बैंक को अपनी वो नॉन एक्सेप्टेंस कन्वे करेगा अनटिल बेनिफिशियरी कम्युनिकेट्स इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द अमेंडमेंट टू द एडवाइजिंग बैंक। तो अगर वो नहीं करता है ऐसा तो वो टर्म्स एंड कंडीशन इन फोर्स रहेंगी। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को कवर करें, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, तो वहीं पे सूटेबली हम आंसर कर देंगे। आज के सेशन के अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल कर दीजिए। आज के सेशन में हमने यूसीपी को बहुत अच्छे डिटेल में डिस्कस किया। ऑलमोस्ट बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत यूज़फुल होंगे। अगर आप इनको लगता है कि ये यूज़फुल हैं तो इस सेशन को लाइक कर देंगे। जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए इस सेशन को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है।
तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि इसको लाइक करके हम दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करें। डायरेक्टली भी आप दूसरे स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं इसके लिंक को शेयर करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। अगर आप हमारी क्लासेस को मिस कर रहे हैं क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि आप रेगुलरली हमारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम रिसीव करते रहें और किसी भी क्लास को आप मिस ना करें। तो चलें अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ऑथेंटिकेटेड टेलीट्रांसमिशन ऑफ ए लेटर ऑफ क्रेडिट या ईमेल कंफर्मेशन या वर्बल एग्रीमेंट या रिटन कंफर्मेशन of a letter of credit or amendment will be deemed to be operative credit or amendment and any subsequent mail confirmation shall be disregarded। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट या उसकी अमेंडमेंट कोई भेजी जाती है इनमें से किसके द्वारा, तो उसी को ऑपरेटिव क्रेडिट मान लिया जाएगा। और सब्सिक्वेंटली अगर कोई मेल कंफर्मेशन भेजी जाती है तो उसकी ज़रूरत नहीं रहती, उसको डिसरिगार्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने बताना है इनमें से वो ऑथेंटिकेटेड टेली ट्रांसमिशन है या ईमेल कंफर्मेशन है या वर्बल एग्रीमेंट है या रिटर्न कंफर्मेशन है, जिससे वो क्रेडिट ऑपरेटिव क्रेडिट बन जाएगा या वो अमेंडमेंट ऑपरेटिव अमेंडमेंट बन जाएगी। तो यहाँ पे है ऑथेंटिकेटेड टेली ट्रांसमिशन। अगर एक टेली ट्रांसमिशन होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का और वो ऑथेंटिकेटेड है तो उसी को मान लिया जाएगा कि वही ओरिजिनल एलसी है, ऑपरेटिव एलसी है वो, या ऑपरेटिव अमेंडमेंट है। उसके लिए सब्सिक्वेंटली कंफर्मेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्मेशन को डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा यानी उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। By nominating a bank to accept a draft or incur a deferred payment undertaking, issuing bank authorizes that nominated bank to prepay or purchase a draft or deferred payment undertaking incurred by that nominated bank according to which article of UCP। Issuing बैंक जब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है तो ये मान लिया जाता है कि जो भी नॉमिनेटेड बैंक होगा वो एक्सेप्ट कर सकता है ड्राफ्ट को, मीन्स डॉक्यूमेंट को, या वो डेफर्ड पेमेंट इनकर कर सकता है। तो ये प्रोविजन आर्टिकल यूसीपी के किस में है, तो ये प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 8 में, आर्टिकल नंबर 10 में, आर्टिकल नंबर 12 में या आर्टिकल नंबर 14 में। तो ये प्रोविजन किसको रिलेट करते हैं? These provisions relate to which article? ये प्रोविजंस हैं आर्टिकल नंबर 12 के। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है कि जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है तो ये मान लिया जाएगा कि इशूइंग बैंक अथोराइज कर रहा है नॉमिनेटेड बैंक को कि भाई आप डॉक्यूमेंट जब भी प्रेजेंट हों तो उनको आप एक्सेप्ट कर लेना, पेमेंट चाहो तो पेमेंट कर देना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है मैच पॉइंट्स को लेकर के। मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं और ये उनके आर्टिकल नंबर्स दिए हैं, हमने इन दोनों को मैच करना है। सो व्हाट विल बी द आंसर? सो हमने 1 2 3 को ए बी सी के साथ मैच करना है और ये उसके आर्टिकल नंबर दिए हुए हैं। तो ऐसे केस में हम इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे और इसके साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इन स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। टेली ट्रांसमिटेड एंड प्री एडवाइज्ड क्रेडिट एंड अमेंडमेंट्स, तो इसके प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है? सो ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट जो टेली ट्रांसमिट होते हैं या उनको प्री एडवाइज किया जाता है या उनकी अमेंडमेंट है, तो इनमें से वो किस आर्टिकल में कवर होते हैं? तो वो कवर होते हैं आर्टिकल 11 में। तो दिस मीन इसके लिए हमारा आंसर बन गया सी। और सी आंसर तो हमारे पास दो क्वेश्चंस के अंदर है, दो ऑप्शन में है, तो इनमें से अब क्या बनेगा ये देखना पड़ेगा। बैंक टू बैंक रीइंबर्समेंट, इससे रिलेटेड जो अरेंजमेंट होंगे उसके प्रोविजन इनमें से किस आर्टिकल में होंगे? बैंक टू बैंक रीइंबर्समेंट के प्रोविजंस तो वो होंगे आर्टिकल 13 के अंदर,
यानी इसका आंसर बन गया हमारा ए। और ऑटोमेटिकली ये हमारा बच जाएगा बी, उनको भी देख लेते हैं। नॉमिनेशन ऑफ ए नॉमिनेटेड बैंक, इसके प्रोविजन अभी हमने देखे थे लास्ट क्वेश्चन में, वो आर्टिकल नंबर 12 है। तो ऑप्शन हमारा आंसर बन गया इसमें से 1 का सी, 2 का बी एंड 3 का 1 का सी, 2 का ए एंड 3 का बी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बना? तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं। ए डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड बट नॉट रिक्वायर्ड बाय द क्रेडिट, अगर एक डॉक्यूमेंट ऐसा प्रेजेंट किया जाता है जो लेटर ऑफ क्रेडिट में नहीं लिखा है, इट विल बी डिसरिगार्डेड एंड मे बी रिटर्न टू द प्रेजेंटर। लेटर ऑफ क्रेडिट में डॉक्यूमेंट लिखे रहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे बेनिफिशियरी को फॉर ऑब्टेनिंग पेमेंट। अगर बेनिफिशियरी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट डाल देता है, अटैच कर देता है जो एलसी में नहीं लिखा, तो उसको रिटर्न किया जाएगा प्रेजेंटर को। ये प्रोविजन किस आर्टिकल के हैं? तो ये प्रोविजन है आर्टिकल 10 के, आर्टिकल 12 के, आर्टिकल 14 के या आर्टिकल 16 के। क्वेश्चन नंबर 29, क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए? तो आर्टिकल नंबर 14 है ये। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? बेनिफिशियरी जब पेमेंट लेगा तो उसको डॉक्यूमेंट देने होते हैं जो एलसी में मेंशन है। अगर कोई वो एडिशनल डॉक्यूमेंट दे देता है जिसकी ज़रूरत नहीं है, एलसी में जिसको नहीं मेंशन किया, तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये है प्रोविजन आर्टिकल नंबर 14 के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।